वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। मॉर्निंग एवरीवन, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी जैसे कि आपको पता ही है कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, मतलब सुभाष चंद्र बोस इसके बाद में हेड बने थे। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस का क्या कंट्रीब्यूशन था, व्हाट लेड हिम टू द हेड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, ये सब देखेंगे। और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में बने थे और वो पॉलिटिकल पार्टीज कौन से ईयर में बने थे। तो देखिए आज के पहले स्लाइड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस की अगर अर्ली लाइफ में देखा जाए, उनका जो नेशनलिस्टिक टेम्परमेंट है वो दिखाई दिया था जब उन्होंने प्रोफेसर ओटन को मारा था। ये उन्होंने अटैक किया था प्रोफेसर ओटन के ऊपर प्रेसिडेंसी कॉलेज में। जैसा कि आपने देखा होगा, ऑल्ट बालाजी का एक सीरीज आया था बोस नाम का, वहाँ पर दिखाया गया था उन्होंने एक प्रोफेसर पे अटैक किया था और वो ज्यादा ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया था, जैसा ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज में होते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ था। प्रोफेसर ओटन इंडियन जो स्टूडेंट्स है उनके खिलाफ काफी कुछ बोलते थे। तो जब वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपके जो स्टूडेंट यूनियन है वहाँ पर हेड थे, तो प्रोफेसर ओटन ये सब बोलने के कारण से जो सुभाष चंद्र बोस और उनकी पूरी टीम थे, उन्होंने जाके प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट कर दिया था और प्रिंसिपल ने उनकी बात एकदम नहीं सुनी थी और उल्टा सुभाष चंद्र बोस और उनके जितने भी काउंसिल स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके ऊपर फाइन लगा दिया था। इसलिए प्रोफेसर ओटन ने अगली बार जब बोला था अभी इंडियन कल्चर के बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस ने खुद जाके मारा था आपके प्रोफेसर ओटन को। बाद में जाके सुभाष चंद्र बोस को जब पूछा गया था कि आपको बुरा लगा कि आपने प्रोफेसर ओटन को मारा है, तो उन्होंने डायरेक्ट वहां पर बोल दिया था कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। इसी चीज से आपका सुभाष चंद्र बोस का जो नाम है इंडियन नेशनल लीडर्स में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इंडियन ये आईसीएस जो लिखा हुआ है ये इंडियन सिविल सर्विस नहीं है, ये है आपका इंपीरियल सिविल सर्विस। तो आपको पता है कि सिविल सर्विस कितना ज्यादा हार्ड एग्जाम होता है। तो आप सोचिए पहले के दिन में इंपीरियल सिविल सर्विस ये पूरी तरीके से कोशिश किया जाता था कि किसी भी इंडियन को चांस नहीं मिला, और उसमें से भी सुभाष चंद्र बोस को चांस मिला था। और सिर्फ चांस ही नहीं मिला था, वो जो इंपीरियल सिविल सर्विस है उसमें वो 4th रैंक किया था। जैसे कि आपको पता है कि अभी भी यही ट्रेंड चलता है कि गवर्नमेंट काम जो मिल जाए वही सही है। तो पहले के दिन में भी यही था कि गवर्नमेंट के पास कोई भी काम जो मिल जाता था वो काम सही होता था। और यहाँ पर आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस को इंपीरियल सिविल सर्विस में 4th रैंक मिला था और उन्होंने इंपीरियल सिविल सर्विस का जो काम है वो छोड़ दिया था, वहां से रिजाइन कर दिया था। उन्होंने ये कहा था जो गवर्नमेंट की चाकरी करता है वो कभी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की जो सोच है वो कहाँ से डिफरेंस आता है। स्टार्टेड द न्यूज़पेपर स्वराज। अब अगर आप महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का लाइफ देखेंगे तो उन्होंने हमेशा मांगा है डोमिनियन स्टेटस। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डोमिनियन स्टेटस जितने भी लॉज होंगे, रेगुलेशंस होंगे, नियम बनाएंगे वो सब इंडियंस बनाएंगे। और जितना भी आपका आर्मी होगा, उसके बाद आर्मी, पुलिस, फिर नेशनल सिक्योरिटी, जितना कुछ होगा वो सब ब्रिटिशर्स के पास होगा। ये था आपका डोमिनियन स्टेटस। और यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस चाहते थे आपका स्वराज, मतलब आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो कभी भी मतलब ब्रिटिशर के साथ कोई भी टाई अप रहेगा या फिर कोई भी कनेक्शन रहेगा ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और यहाँ पर जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी चाहते थे डोमिनियन स्टेटस। सुभाष चंद्र बोस का अगर देखा जाए कि उनके मेंटर थे आपके चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास अगर आपको याद है तो कांग्रेस से वो अलग हो गए थे और उन्होंने बनाया था अपना पार्टी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो आप देख रहे हैं यहाँ फंडामेंटल्स जो सोच है और जिन्हें वो मानते हैं दोनों में आपके मोहनदास करमचंद गांधी से काफी अलग है। जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस मानते थे स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, महात्मा गांधी मांगते थे आपका डोमिनियन स्टेटस। यहाँ पर आप देखेंगे उनके मेंटर थे चित्तरंजन दास, जो कि गांधी से बिल्कुल ही अलग सोच से थे और उनका ये मानना था कि इंडिया पर सिर्फ इंडियंस का ही अधिकार है। इन द ईयर 1923 बोस वाज सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। 1923 में सुभाष चंद्र बोस ऊपर आके वो कांग्रेस में भी प्रेसिडेंट बने थे 2 बार। अभी हम लोग ये देख लेंगे कि कांग्रेस के साथ उनके डिफरेंस क्यों बने थे, रिलेशन विद द कांग्रेस। अगर पहले बात की जाए तो मैंने पहले ये दिखाया था कि उनका फंडामेंटल डिफरेंस जो था वो महात्मा गांधी से कितना ज्यादा था। तो आपको पता है महात्मा गांधी पहले से कांग्रेस में पावर बना चुके थे और कांग्रेस में ज्यादातर जो काम होता था वो महात्मा गांधी के परमिशन से या महात्मा गांधी जो चाहते थे वही काम होता था। अगर आप देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में, उन्होंने जो 2 इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट की थी, एक था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उनका चौड़ी इंसिडेंट के बाद बंद कर दिया था। और दूसरा अगर आप देखें तो फिर है यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उन्होंने वो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट साइन करने के बाद बंद कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करते थे और वो अपनी मर्जी से कोई भी मूवमेंट बंद कर देते थे। और इस चीज में कांग्रेस की जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी मतलब गांधी, नेहरू, फिर आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल, ये सब उनको काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे कांग्रेस में। और इसलिए इंडिया में ज्यादातर लोग कांग्रेस को फॉलो करते थे और कांग्रेस के साथ ही आगे बढ़ते थे। इसलिए आपके मोहनदास करमचंद गांधी के पास इतना ज्यादा पावर था। कांग्रेस के इलेक्शंस की बात की जाए तो कांग्रेस के इलेक्शंस में पहले जो इलेक्शंस हुआ था उसमें आपके सुभाष चंद्र बोस ने क्लियरली वोटिंग जीत लिया था। और ये आपका जो वोटिंग हुआ था ये आपका हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा अगर आपको पता है, हरिपुरा है आपका गुजरात में। अब गुजरात में जाकर महात्मा गांधी को हरा देना ये महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा बुरा लगा था और महात्मा गांधी ने ये डिसाइड कर लिया था कि इसके बाद सुभाष चंद्र बोस नहीं जीतेंगे। ये हरिपुरा का जो सेशन हुआ था जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, ये हुआ था आपके 1938 में। अब ये अच्छे से पता था महात्मा गांधी को कि अगर सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो गए और फिर से 1939 में वो प्रेसिडेंटशिप जीत गए तो फिर वो कांग्रेस का जो पूरा वर्किंग कमेटी है वो चेंज कर देंगे और कांग्रेस के जितने भी लीडर्स है कांग्रेस ऐसे चलने जाती है वो बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो 1939 में जब इलेक्शन हुआ त्रिपुरी में, उस टाइम पे महात्मा गांधी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस लीडर बन जाए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले नेहरू के पास गए। नेहरू आपके यूरोप पर टूर करने गए थे, यूरोप के टूर करने के बाद वापस आए थे। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के पास जाकर बोला था कि वो उनके बदले में खड़े हो जाए। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने से मना कर दिए थे क्योंकि वो काफी हद तक सुभाष चंद्र बोस के अंडर काम कर चुके थे और वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ एज अ प्रेसिडेंट खड़े नहीं होने चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस की जब जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि अब्दुल कलाम आजाद को आप एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दीजिए, पर अब्दुल कलाम आजाद ने भी मना कर दिया था क्योंकि अगर आप देखें कि
मुस्लिम्स ने काफी सपोर्ट किया था आपके सुभाष चंद्र बोस को। जैसे कि आपको पता ही है वो बंगाल में थे और बंगाल में काफी ज्यादा पॉपुलेशन था आपका मुस्लिम्स का। अभी आप अगर देखेंगे कि मुस्लिम लीग के बारे में, तो मुस्लिम लीग ज्यादातर आपके पॉलिटिशियन को बुरा भला कहती थी और जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उनको भी बहुत ज्यादा बुरा भला कहती थी। ऐसे कि जो मुस्लिम लीडर्स भी थे कांग्रेस के, उन्हें भी बुरा भला कहती थी। और ये बात था मुस्लिम लीग का कि जितना भी लीडर्स है मुस्लिम्स और वो सब कांग्रेस में, वो सब सिर्फ अपने सीट के बारे में सोचते और नेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। पर मुस्लिम लीग में कोई भी ऐसा लीडर नहीं था या फिर कोई भी ऐसा सपोर्टर नहीं था जिसने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ बोला था। बाद में हम लोग ये देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के अगर आईएनए में देखा जाए तो उनके पास 40% आपके जो थे आईएनए के मेंबर्स वो मुस्लिम थे और 60% आपके हिंदू थे। अगर आप वहीं कांग्रेस में देखेंगे कि कांग्रेस के लीडर्स कौन कौन थे, तो आप देखेंगे सिर्फ 3% आपके मुस्लिम लीडर्स थे, 97% आपके हिंदू लीडर्स है। ये जो 3% है इसमें आपके हिंदू, पारसी और दूसरे धर्म के जो लीडर्स है वो सब इंक्लूडेड है। और यहाँ पर आईएनए में आप देखेंगे इंडियन नेशनल आर्मी, उसमें 40% आपके मुस्लिम्स थे। तो आप जान, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो मुस्लिम थे वो काफी ज्यादा सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करते थे और इनके खिलाफ खड़ा होना, इसलिए अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने मना कर दिया था, मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने मना कर दिया था कि वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। तो आजाद ने भी मना कर दिया था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि पट्टा भाई सीतारामैया को अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस खड़ा किया जाएगा। अब पट्टा भाई सीतारामैया को सिलेक्ट करने के लिए भी एक मेन रीजन यही था क्योंकि जो साउथ इंडिया था, साउथ इंडियन के लीडर थे यूएम थेबर। आपने क्लियर किया था, साउथ इंडिया के लीडर थे आपके यूएम थेबर। ये आपके सुभाष चंद्र बोस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे और वो चाहते थे कि कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है वो चेंज हो और सुभाष चंद्र बोस आने पे ये काम हो सकता है। इसलिए यूएम थेबर के अगेंस्ट उन्होंने खड़ा किया था आपके पट्टा भाई सीतारामैया। क्योंकि अगर आप पट्टा भाई सीतारामैया को देखें तो पट्टा भाई सीतारामैया आपके आंध्रा के लीडर थे, इसलिए वोटिंग में ताकि साउथ इंडिया के जितना भी वोट वो पट्टा भाई सीतारामैया को मिले, इसके कारण आंध्रा के लीडर को खड़ा किया गया था ताकि यूएम थेबर जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सिलेक्ट ना कर पाए और उनको पट्टा भाई सीतारामैया को सपोर्ट करना पड़े। ये सब होने के बाद 1939 में इलेक्शन स्टार्ट हुआ। इलेक्शन जो स्टार्ट हुआ उसमें उनका सबसे बड़ा टर्म था स्वराज। सुभाष चंद्र बोस जैसे मानते थे स्वराज उनका टर्म था और उन्होंने ये डायरेक्ट इलेक्शन में बोल दिया था कि वो जब इलेक्शन जीतेंगे तब वो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट अगेंस्ट जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। और अगर ब्रिटिशर्स लड़ाई में भी इन्वॉल्व हुए तो उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो करेंगे यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये आप जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी की जो सोच थी या फिर उनका जीतने का तरीका था ब्रिटिशर्स की उनसे बिल्कुल अलग था। इलेक्शन हुए उसमें यूएम थेबर ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया था आपके सुभाष चंद्र बोस को और यूएम थेबर ने पूरा पुतला दिया था साउथ इंडिया का और सुभाष चंद्र बोस। अब जब इलेक्शन हुआ तब इंडिया डिवाइड हो गया था, मतलब जब इलेक्शन हुआ तब वोटिंग डिवाइड हो गया था। अगर आप देखिए कि साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया इसका पूरा वोट चला गया था आपको सुभाष चंद्र बोस के लिए और वेस्ट इंडिया का जो पूरा वोट है वो चला गया था आपके पट्टा भाई सीतारामैया के लिए। वेस्ट इंडिया तो आप समझ रहे हैं, वेस्ट इंडिया का वोट पट्टा भाई सीतारामैया के इसलिए गया था कि वो गांधी जी के कैंडिडेट थे और गांधी जी के कैंडिडेट थे, इसलिए वेस्ट इंडिया का जितना भी वोट चला गया था पट्टा भाई सीतारामैया के पास। अब बचा था आपका नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की अगर बात करें तो ये पूरा डिवाइडेड था और कुछ वोट गया था नॉर्थ के पास और कुछ नॉर्थ इंडिया कुछ वोट गया था सुभाष चंद्र बोस के लिए तो कुछ वोट गया था पट्टा भाई सीतारामैया के पास। अगर बात की जाए तो फिर लास्ट में जब इलेक्शन हुआ था तब जीत गए थे आपके सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के जीतने के बाद महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट किया था, ये पट्टा भाई सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। इसके बाद महात्मा गांधी ये समझ गए थे कि सुभाष चंद्र बोस अगर कोई भी काम करे और कांग्रेस में वो रहेंगे तो फिर कांग्रेस का जो पूरा काम करने का तरीका और जो पूरा वर्किंग कमेटी वो चेंज कर देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसके बाद सेशन बुलाया था और जब कांग्रेस का सेशन बुलाया था और जब कांग्रेस का सेशन आया था तो सुभाष चंद्र बोस बीमार पड़ गए थे। बीमार पड़ने के बाद उन्होंने आपके तो सुभाष चंद्र बोस बीमार पड़ गए थे और सुभाष चंद्र बोस बीमार पड़ने के बाद आपके पटेल को लेटर लिखा था। पटेल से बेटा यहाँ पर मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल और आपकी गांधी को लेटर लिखा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो उन्होंने लेटर लिखा था उन्होंने ये लिखा था कि वो बीमार हो गए और वो चाहते थे कि कांग्रेस का जो सेशन है वो कभी बाद में लिया जाए और उसका डेट ट्रांसफर कर दिया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आपको पता है तो वो पूरे तरीके से गांधी जी को सपोर्ट करते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बोल दिया था सबको कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो एज ए डिक्टेटर काम कर रहे हैं और वो अपने हिसाब से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सबको कन्विंस किया और कांग्रेस के जो 11 कमेटी है वर्किंग मेंबर्स उनके साथ रिजाइन कर दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जब गांधी मोहनदास करमचंद गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने लेटर लिखा था उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि जो वर्किंग कमेटी है वो वर्किंग कमेटी आप अपने हिसाब से बनाइए जैसा कि आपको सही लगता है और उसी वर्किंग कमेटी में मैं काम करूंगा, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वर्किंग कमेटी कौन रहेगी। और इससे भी आपके मोहनदास करमचंद गांधी ने मना कर दिया था। ये सब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहनदास करमचंद गांधी ने जो सब काम किया था इन सबसे ये समझ में आ गया था सुभाष चंद्र बोस को कि वो कांग्रेस में रहकर अपना काम नहीं कर सकते या फिर वो जिस तरीके से काम करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने बाद में अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। यही पॉइंट सब लोग यहाँ पर देखेंगे। However, due to maneuvering of the Gandhi-led Gishe in the Congress working committee, Bose found himself forced to resign from the Congress presidency। जैसे कि आप देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको कन्फ्यूज कर दिया था, सबको कन्फ्यूज नहीं किया था। जो वर्किंग कमेटी गांधी के साथ मोहनदास करमचंद गांधी को सपोर्ट करती थी उनको कन्फ्यूज किया था। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसे जो सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस खुद को शहंशाह मानते हैं, वो खुद भी काम करना चाहते हैं। ये पूरा जो कन्फ्यूज किया था ये आपके किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और बाद में जो गांधी जी को भी उन्होंने लेटर लिखा था उसमें भी उन्होंने कहा था कि आप वर्किंग कमेटी बनाएंगे, पर गांधी ने उस चीज से भी मना कर दिया था। तब जो देखते हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से सुभाष चंद्र बोस के ऊपर प्रेशर बनाया गया था कि वो यहाँ से कांग्रेस से रिजाइन कर दे। इसलिए बोस फाउंड हिमसेल्फ फोर्स्ड टू रिजाइन द कांग्रेस प्रेसिडेंसी। क्योंकि उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से रिजाइन नहीं करते तो फिर से कांग्रेस डिवाइड हो जाती और डिवाइड होने पे आपको पता ही है यही आपका ब्रिटिशर्स चाहते थे। अगर कांग्रेस डिवाइड हो जाती तो फिर ब्रिटिशर्स का ही अच्छा होता। इसलिए अभी सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था कांग्रेस से और उन्होंने 22 जून 1939 को बोस ने बनाया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अभी जो देखा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ एक ही फैमिली या कुछ ही लोग चलाते हैं, उसका स्टार्टिंग जो हुआ था ये ज्यादातर लोग मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को हटाने से हुआ था, पर ये बिल्कुल गलत है।
1920 में अगर आप देखें, 1920 में आपको शायद पता ही होगा कि 1919 में हुआ था जालियनवाला बाग मैसेकर। जालियनवाला बाग मैसेकर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए 1920 में स्टार्ट किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये जो कोई भी बड़ा मूवमेंट होता है इसे सबसे पहले कांग्रेस में पास किया जाता है कि कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अगर पूरे इंडियंस मुझे अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे तो फिर सिर्फ एक साल में मैं भारत की आज़ादी ले लूंगा ब्रिटिशर्स से। पर ये चीज़ बिल्कुल गलत थी और कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको तो ये पता ही था, काफी बड़े बड़े आदमी भी थे जिन्हें ये पता था कि ये सब पूरे तरीके से झूठ है और ये कभी पॉसिबल नहीं होता था। इसीलिए 1920 में जब सेशन हुआ था कांग्रेस का, 1920 में जब सेशन हुआ था कांग्रेस का, ये सेशन आपकी कलकत्ता में हुआ था और इस सेशन के जो हेड थे वो थे आपके लाला लाजपत राय। अब ये तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर जालियनवाला बाग मैसेकर की बात की जाए तो ये सबसे करीब आपके लाला लाजपत राय और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर्स थे पंजाब के। पंजाब में हुआ था जालियनवाला बाग मैसेकर। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था, जो जालियनवाला बाग के नाम से स्टार्ट किया गया था, लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने थे कलकत्ता सेशन में और उन्होंने मना कर दिया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास नहीं होगा, इससे कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तब गांधी जी ने अपना पावर यूज किया गया था और 1920 में दूसरा कांग्रेस का सेशन बुलाया था। आपको अगर देखा होगा आपने कांग्रेस के सेशन तो एक साल में एक ही होते हैं, ऐसा बहुत साल ऐसा भी किया जिसमें एक भी कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ। पर इस साल में कांग्रेस के 2 सेशन बुलाए गए थे और दूसरा जो सेशन हुआ था वो हुआ था आपके नागपुर में। और नागपुर में इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे, सेकेंड में ये प्रेसिडेंट के नाम भूल गया, जो आपके सेकेंड में नागपुर सेशन में स्पेशल सेशन बुलाया गया था उसमें आपके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सी विजयराज चौरिया। जब वो प्रेसिडेंट बने थे तब नागपुर सेशन में ये कांग्रेस का सेशन पास करवाया गया था नॉन कॉपरेशन का। तो आप जैसा देख रहे हैं कि कलकत्ता में जब लाला लाजपत राय थे तब वो पास नहीं करवा पाए थे तो मोहनदास करमचंद गांधी का इतना ज्यादा पावर हो गया था या फिर कांग्रेस की जो कमेटी है वो इतना ज्यादा पावरफुल बन गई थी कि उन्होंने कांग्रेस का सेशन फिर से बुला लिया था नागपुर में सिर्फ ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो पास करवाने के लिए। यहीं से स्टार्ट हुआ था। आपकी कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने पूरे कांग्रेस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। फिर देखेंगे ग्रेट एस्केप के बारे में। ग्रेट एस्केप के बारे में अगर देखें तो फिर आपके लॉर्ड लिंचिंग को उस टाइम पे वाइसरॉय थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था सेकंड वर्ल्ड वॉर। उनके टाइम पे स्टार्ट हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था वैसे सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा था कि अभी टाइम है, अभी सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करना है और इसी टाइम पे आपके ब्रिटिशर्स को हटा देना इंडिया से। पर महात्मा गांधी ने ये बात से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि अभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी करना गलत होगा क्योंकि अभी दुश्मन जो है, दुश्मन के पास कोई भी पावर नहीं है और पावरलेस समय पे उसको मारना बहुत ही गलत है। और अगर हम लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे तो शायद वो हम लोग को इंडिपेंडेंस दे देंगे। पर सुभाष चंद्र बोस को इस बात पर यकीन नहीं था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटिशर्स ने ऐसा ही प्रॉमिस किया था और कोई भी सपोर्ट नहीं किया था। तो इसी बात को गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के डिफरेंस और भी बढ़ गए थे और सुभाष चंद्र बोस ने अकेले डिसाइड कर दिया था कि अगर वो पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोलकाता में वो मास प्रोटेस्ट बुला सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया था मास प्रोटेस्ट इन कलकत्ता। वही पॉइंट यहाँ पर देख लेंगे। ऑन द आउटब्रेक ऑफ द वॉर बोस एडवोकेटेड अ कैंपेन ऑफ मास सिविल डिसोबीडियंस। अभी अब अगर आपका सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होता तो फिर ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता क्योंकि वो पहले से इन्फॉल्व थे आपके वर्ल्ड वॉर में और ये मास सिविल डिसोबीडियंस जब स्टार्ट होता तब उनके लिए इतना बड़ा एक कंट्री संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। To protest against Viceroy decision to declare war on India, yeah, without consulting the Congress leadership। तो जैसा मैंने पहले बताया वाइसरॉय लॉर्ड लिंचिंग ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया जो वर्ल्ड वॉर है उसमें सपोर्ट करेगी ब्रिटिशर्स का, पर ये चीज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कांग्रेस से बिना पूछे हुए। और गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने तीसरी से मना कर दिया था बोस से कि वो अभी कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए बोस ने अलग से जाके मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया था कलकत्ता में। अगर आपको याद है कि लॉर्ड लिंचिंग ने जब ये डिसीजन लिया था बाद में जाके आपके कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था, आपके कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था और कांग्रेस अलग हो गई थी वाइसरॉय लॉर्ड लिंचिंग हो गया। लॉर्ड लिंचिंग से काफी गुस्सा हो गई थी, उन्होंने ये क्यों कर दिया था। फिर वो बातचीत करने के बाद ये डिसाइड हुआ था कि वो लॉर्ड लिंचिंग को मान गए थे और लॉर्ड लिंचिंग ने बुलाया था आपका क्रिप्स कमेटी। क्रिप्स कमेटी सिर्फ इंग्लैंड में इसलिए बुलाया था कि इंडिया को गलत तरीके से लेट किया जा सके ताकि वो कोई भी प्रोटेस्ट ना करे। बाद में आपने देखा था क्रिप्स कमेटी फेलियर हुआ था और क्रिप्स कमेटी के फेल होने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। इतना लंबा प्रोसेस था, इसमें 2-3 साल बीत गए थे और इंग्लैंड को समय मिल गया था अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। यही चीज आपका सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही कहा था और महात्मा गांधी का यही रूल था कि सुभाष चंद्र बोस चाहे जो भी बोले वो उनको अपोज करना, उससे उल्टा ही करना। वो भी यहाँ पर भी उन्होंने वही काम किया था। तो अभी जहाँ तक हम लोग ने पढ़ा कि सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में मास प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस को जेल में भर दिया गया था और जेल में उन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने 7 दिन का हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया था और ताकि सुभाष चंद्र बोस को कुछ होना जाए, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को घर में अरेस्ट कर दिया गया था। कलकत्ता का जो उनके घर है वहाँ पर उनको अरेस्ट कर दिया गया था और उनके सीआईडी का नजर रखा था। अभी अगर आप देखिए सुभाष चंद्र बोस अगर कुछ भी हो जाता, सुभाष चंद्र बोस को अगर कुछ होता तो पूरे इंडिया में दंगे फसाद आपके स्टार्ट हो जाता और सुभाष चंद्र बोस ने कोई ट्राई भी नहीं किया था उस वक्त ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इसलिए ब्रिटिशर्स को नहीं मारा था। तो फिर सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कुछ भी टॉर्चर करना, अगर वो जेल में मर जाता तो पूरे इंडिया में आपका हल्ला स्टार्ट हो जाता, इसलिए उनको उनकी कलकत्ता के घर में शिफ्ट कर दिया गया। ये कलकत्ता के घर में उनको बंद रखा गया बाय द सीआईडी हाउस अरेस्ट में। पर 16 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस वहां से भाग निकले और वो जब बाहर आए थे वो एज अ पठान ड्रेस किए थे अवॉइड बीइंग आइडेंटिफाइड। फिर वो जर्मनी चले गए और जर्मनी जाके वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हो गए। जर्मनी जाके वो पहले तो मिले थे अभी हिटलर से मिलने के बाद वो जापान चले गए थे और जापान में हुआ था अपना इंटरनेशनल आर्मी। तो जर्मनी गए थे बाय अफगानिस्तान एंड सोवियत यूनियन। अगर आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट काम किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और सोवियत यूनियन अगर
वो ट्रांसफर की बात करें, जो आदमी था सुभाष चंद्र बोस के साथ, वो एक सोवियत यूनियन का एजेंट है। आप समझ सकते हैं वो कितने सख्त आदमी थे, तो उन्होंने अपना रूप कितना अच्छे तरीके से छुपाया था कि सोवियत यूनियन का एक एजेंट है उनके साथ, पर तभी वो पकड़े नहीं गए थे। अब हम लोग देखेंगे इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। इंडियन नेशनल आर्मी अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसको बनाया था आपके कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह ने सबसे पहले बनाया था आपका इंडियन नेशनल आर्मी, और ये बना था आपका ईयर 1940 में। इंडियन नेशनल आर्मी अगर पहले बात की जाए, इंडियन नेशनल आर्मी को पहले कार्य किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट की बात की जाए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के जो प्रेसिडेंट है वो थे आपके राज बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का यही मतलब था कि जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है वहां से सपोर्ट लेना इंडिया के फ्रीडम के लिए, यही काम था आपके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का, जो बाद में जाके नाम बना था इंडियन नेशनल आर्मी। तो ऑफिशियली इंडियन नेशनल आर्मी नाम दिया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो था इस ऑफिशियली इंडियन नेशनल आर्मी नाम दिया गया था ऑन द 1 सितंबर 1942। इसके सेकंड जो हेड बने थे वो बने थे आपके राज बिहारी बोस। जब आपके जर्मनी से जापान तक सुभाष चंद्र बोस आ गए थे, तब राज बिहारी बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी का सुप्रीम पोजीशन है वो छोड़ दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस को लिया, और सुभाष चंद्र बोस ने आपके प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनाया था आपके सिंगापुर में। जो भी हो, अब इंडियन नेशनल आर्मी ने अटैक किया था ब्रिटिशर्स के ऊपर, पर उनके पास लड़ाई के लिए सामान नहीं रहता था और उनको काफी ज्यादा मुश्किल टेरेन और बहुत कुछ का सामना करना पड़ा। इसलिए इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो जीत नहीं पाई थी आपका इंडिया को। इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स है उनको पकड़ लिया गया था, उनके ट्रायल स्टार्ट हुए थे, जिन्हें रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहा जाता था। ये स्टार्ट हुए थे आपके नवंबर 1945 में। तो इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी मेंबर्स थे सबको पहले तो जेल में बंद कर दिया गया था, और ये बोला गया था कि सबको फांसी चढ़ाया जाएगा, फांसी में चढ़ाया जाएगा। पर इंडिया में इतना ज्यादा उनके बारे में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि कैसे डायरेक्टली फांसी में चढ़ाया जा सके, लास्ट में उनके ऊपर ट्रायल स्टार्ट किया गया था। और जो ट्रायल हुआ था उनके ऊपर वो हुआ था आपका रेड फोर्ट ट्रायल। इंडिया में पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने आखिर में रेड फोर्ट ट्रायल किया था। इसमें जो जनरल थे इंडियन नेशनल आर्मी के वो थे आपके प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज। ये आपके मेनली लीडर्स थे जो आईएनए में रेड फोर्ट ट्रायल्स में थे। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट फॉर द इंडियन नेशनल आर्मी क्रॉस कम्युनल बैरियर्स टू द एक्सटेंट दैट इट वाज द लास्ट मेजर कैंप कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अलाइन टुगेदर। अब देखते हैं जैसे पॉलिटिकल लोगों का काम क्या होता है, लोग जहाँ पर जाएंगे जिससे सपोर्ट करेंगे उससे पॉलिटिकल लीडर्स भी सपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है इंडियन नेशनल आर्मी जो था वहाँ पर आपको 40-60 का रेशियो था, और इसीलिए आपकी इंडिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी मुस्लिम, हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन जो भी है, सभी ने आपके सपोर्ट किया था इंडियन नेशनल आर्मी को। और जब लोग सपोर्ट करेंगे तो पॉलिटिकल लीडर्स भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो हमेशा फेवर जीतने जाते हैं जो कॉमन लोग होते हैं। तो ये इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल हुआ था, इस टाइम पे आखिरी बार आपके मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए। डिफेंस काउंसिल की बात की जाए कि कौन कौन से लॉयर ने डिफेंस किया था, तो आपके जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ देसाई, अली श्रीनाथ रज्जू और आसफ अली। ये सारे जो लीडर्स हैं वो सब काफी बड़े लॉयर्स थे, और वो रेड फोर्ट के ट्रायल में सपोर्ट किए थे आपके इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी लीडर्स हैं, काफी सोल्जर्स हैं। ये बात याद रखने के लिए इंडिया की आजादी मिलने के बाद ये इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको इंडियन नेशनल आर्मी, इंडिया की नेशनल जो आर्मी है वहाँ पर वापस नहीं लिया गया था। उनको किसी भी तरीके का पेंशन नहीं दिया गया था, और किसी भी तरीके का ऑनर भी नहीं दिया गया था। इसका मेन कारण यही है कि इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स थे जिन्होंने अपना जान दिया इंडिया के इंडिपेंडेंस में इतना कुछ किया था, उनको अगर कोई भी ऑनर देती तो फिर आपके सुभाष चंद्र बोस के नाम उनसे जुड़ जाता, सुभाष चंद्र बोस की याद भी उनसे जुड़ी हुई थी। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की याद को पूरे तरीके से मिटाने के लिए उनको ना आर्मी में अंदर आने के लिए परमिशन मिला था, ना ही किसी भी तरीके का पेंशन या फिर ऑनर मिला था। तो ये कुछ फेमस लाइन्स है जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और ये तो सबको पता है। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर देखा जाए तो फिर आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये कहा था कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मिला था उसमें जो मेन कारण, उसमें जो वन ऑफ द मेन रीजन था वो ये था कि आर्मी चली गई थी आपके सुभाष चंद्र बोस के पास। ब्रिटिश को हमेशा से ये भरोसा था कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स कितना भी उनके अगेंस्ट हो जाए या फिर लोग कितना भी उनके अगेंस्ट हो जाए, जो इंडिया की आर्मी है वो कभी उनके अगेंस्ट नहीं जाएगी। और सुभाष चंद्र बोस ने ये जो सोच थी ब्रिटिशर्स की, ये पूरे तरीके से खत्म कर दिया था। और जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो सारे मेंबर्स थे, उनको कन्विंस कर दिया था कि वो अपने देश के लिए लड़ाई करें। और यही एक रीजन बना था जिसके लिए आपको ब्रिटिशर्स को इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा था, क्योंकि इंडियन लोगों से तो वो लड़ाई कर सकते हैं, पर आर्मी जब रिफॉल कर दे उनके खिलाफ तो फिर कभी भी उनके खिलाफ लड़ाई करना ब्रिटिशर के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज बने थे। पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो सबसे पहला बना था आपका कांग्रेस, जो बना था आपके 1885 में। फिर बना था आपका मुस्लिम लीग बना था आपके 1906 में। फिर आता आपका हिंदू महासभा बना था आपके 1915 में। फिर आता आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था आपके 1920 में। फिर आती है आपकी स्वराज पार्टी बनी थी आपके 1923 में। स्वराज पार्टी आपको पता ही है कि पहले हम लोग ने बेसिस ये बना था आपके चित्तरंजन दास ने। ये 1923 में कब बनाया गया था? ये उस टाइम पे बनाया गया था जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आपके मोहनदास करमचंद गांधी ने रोक दिया था, क्योंकि हुआ था आपका चौड़ी इंसिडेंट। इसके लिए बहुत लीडर्स उनके खिलाफ बोले थे, और वहीं पे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास जब तक जिंदा थे तब तक स्वराज पार्टी चला था। चित्तरंजन दास के जाने के बाद मोतीलाल नेहरू फिर से वापस नहीं गए थे कांग्रेस में। फिर यहाँ पर देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, और फिर बना था ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस 1927। तो जो ये ईयर्स है अच्छे तरीके से आप याद रखिए। यहाँ पर देखिए तो बना था सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो बना था आपने 1934 में, और ये सुभाष चंद्र ये बना था। ये ऑल इंडिया किसान सभा बना था 1936 में, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना था 1939 में, जब आपके सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन कर देना पड़ा था कांग्रेस से। तो उन्होंने जाके अपना एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाया था जिसका नाम बना था फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर हम लोग देखेंगे कंक्लूजन, आईएनए ट्रांस ब्रॉट टुगेदर द होल ऑफ इंडिया। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इंडिया में जितने लोग थे वो सभी आ गए थे आईएनए के स्ट्रगल में, और आईएनए की जितना स्ट्रगल हुआ था
इतना ज्यादा लोगों को पता चला था कि व्हाट द सैक्रिफाइसेस दैट द आर्यन सुभाष चंद्र बोस हैड टू मेक फॉर देयर कंट्री। इससे आपके जो सोल्जर्स थे पूरे इंडिया में, वो सोल्जर्स को इंडिया के लिए लड़ाई करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिल गया था। सैक्रिफाइसेस ऑफ आर्यन इंस्पायर्ड द सेक्शन whom the British had blind trust the Indian soldiers। तो आपने जैसा मैंने पहले बताया था, बी आर अम्बेडकर ने सॉरी बी आर अम्बेडकर ने एक इंटरव्यू दिया था, नीचे आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया था कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस इसलिए मिला क्योंकि देश को जो संभालते थे, जो मेनली आपके आर्मी ऑफिसर्स थे, वो आपके ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे और इसलिए आपको ब्रिटिशर्स को इंडिया से जाना पड़ा था। आपका नेवी रिपोर्ट हो गया था। मेनली आपके जो जगह पे रिपोर्ट स्टार्ट हुए थे वो हुआ था आपके कलकत्ता में, कराची में और मुंबई में। यहाँ पर बहुत ज्यादा रिपोर्ट स्टार्ट हो गया था और इंडिया ब्रिटिशर्स को ये समझ गया था कि अभी अगर वो इंडिया से नहीं चले गए तो यहाँ पर सिविल रिपोर्ट होगा और बिल्कुल वहाँ से मर जाएंगे, वहाँ पर पूरा खून निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप शांति की बात करें तो फिर आप ऐसे लोगों को, सिविल जो लोग हैं, सिविलियन जो उन्हें बोल सकते हैं कि आप हथियार मत उठाइए, शांति से बातचीत करिए। और किसी सोल्जर को ये आप नहीं बोल सकते कि आप हथियार मत उठाओ, शांति से बात करो। इसलिए आपके ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले गए थे। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि 1857 रिवोल्ट में सिर्फ एक स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडिया उठ खड़ी हुई थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ सोल्जर्स खड़े हो गए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और वहाँ पर पूरे ब्रिटिशर्स को उन्होंने हिला दिया था। और अगर इस बार 1947 में फिर से सोल्जर्स पूरे इंडिया के एक साथ खड़े हो जाते, इंडियन नेशनल ट्रायल के बाद, आपको देखा गया रेड फोर्ट के ट्रायल के बाद अगर सारे सोल्जर्स एक साथ खड़े हो जाते तो ब्रिटिशर्स को और ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए ब्रिटिशर्स ने आपकी इंडिपेंडेंस दे दिया था इंडिया। जो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्पीच है, जो आपको बीबीसी में इंटरव्यू किया था उन्होंने, वो उसका लिंक नीचे आपको दे दूंगा। तो ये सब आपको देखना चाहिए, पूरा में आपको देखना चाहिए, विकिपीडिया में आपको देखना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए कि इंडिया की कौन कौन से लीडर्स है और इंडिपेंडेंस में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जो नया ट्रेंडिंग स्टार्ट हुआ, व्हाट्सएप में कुछ भी फॉरवर्ड हो रहा है या फिर किसी का भी अच्छा खासा लंबा एक नीति बन रहा है, ये मत सोचिए कि इंडिया के इंडिपेंडेंस में कोई उनके कंट्रीब्यूशन है। तो आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही आपको इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरे चैप्टर्स देखना तो मेरे चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो पर।